दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में जीके जीएस विद भागीरथी यूट्यूब चैनल पर। कहानी के माध्यम से इतिहास की पढ़ाई जो क्लास में ही हो जाती है सबकी रटाई। हम लोग अब शुरू करने वाले हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में। हम लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य विभिन्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपको कराया जा चुका है और उसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल जेके जीएस विद भागीरथी पर प्रोवाइड कर दी गई है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और क्लास के साथ उसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की पीडीएफ दी जाती है जिससे आप उसे फोटो कॉपी करा के अपना नोट्स भी तैयार कर लीजिए। आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम पहुंचते हैं हड़प्पा संस्कृति के पास। हड़प्पा सभ्यता जो भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। और यह कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। कैसी है? नगरीय सभ्यता। तो हम शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता को। किसको करते हैं? हड़प्पा। किसको करते हैं? हड़प्पा। किसको करते हैं? हड़प्पा। जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो स्थल है हड़प्पा स्थल, ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान। जो हड़प्पा है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान। कहाँ पर है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में। और सिंधु नदी के किनारे मिला है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। इसलिए इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु नदी घाटी सभ्यता। पहला मिला हड़प्पा के किनारे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे है इसलिए क्या कहते हैं? सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा की खोज 1921 में किसने कराया? दयाराम साहनी। दया जी चले गए थे हड़प्पा में खुदाई करने। ठीक है, दयाराम। एक दयाराम सीआईडी में आते हैं। दया दरवाजा तोड़ दो। दया दरवाजा तोड़ दो। ये दरवाजा, एक दया दरवाजा तोड़ता है और ये दया गए थे जमीन तोड़ने गए थे। जमीन खोदने गए। वो भी भारत में जमीन नहीं मिली थी, पाकिस्तान में खोदने चले गए। कहाँ खोदने चले गए? पाकिस्तान में। कहाँ खोदने चले गए? पाकिस्तान। लेकिन जैसे दयाराम साहनी के ऊपर भी एक मार्शल रहता है। दयाराम जो दया है सीआईडी के, उसमें भी एक मार्शल रहता है, चश्मा लगाया, प्रद्युमन। इनके जो एसीपी थे दयाराम जी के, जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल। ये मार्शल चलने वाली मार्शल नहीं है जो सड़क पे चलते हैं। ये जॉन मार्शल थे। कौन थे? इनका टाइटल मार्शल है। इनका टाइटल मार्शल है और ये जान मारते थे सबकी। ठीक है, तो जान मारने के लिए दौड़ाए थे दया जी को। किसको? दया जी। दया जी भाग गए हड़प्पा में, जमीन खुदाई किए और छिप गए। जमीन खुदाई किए, छिप गए और खुद के निकले तो कहे देखो मारना मत, हम सोना लेके आए हैं। सोना लेके आए हैं, अर्थात हमने हड़प्पा सभ्यता की क्या कर ली है? खुदाई कर ली। क्या कर ली है? खोज कर ली। हड़प्पा सभ्यता की क्या कर ली है? खोज कर ली है। किसने खोज कर ली है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। और ये हड़प्पा सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। पूरी दुनिया में सभ्यताएं बहुत सारी विकसित हुई, लेकिन नगरीय सभ्यता का साथी जो मिलता है कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से। और नगरीय सभ्यता इसे पहली बार गार्डन चाइल्ड ने कहा था। किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड। भाई साहब जानते ही है जो चाइल्ड होता है उसे सब कुछ नया नया दिखता है। बच्चा जो होता है उसे नया पुराने में क्या फर्क पता है? उसे सब कुछ नया दिखता है। तो गार्डन चाइल्ड महोदय ने इसे नगरीय क्रांति कहा 1930 में। कब कहा? 1930 में। गार्डन चाइल्ड ने इसे क्या कहा? नगरीय क्रांति। नगरीय क्रांति कहा और यह 1930 में कहा। कब कहा? 1930 में कहा। ठीक है, 1930 में कहा। ठीक। और ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साहित्य में मेलुहा शब्द, कौन सा? मेलुहा। किसमें? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। किसकी? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो मेलुहा का वर्णन मिलता है वो मेलुहा सिंधु घाटी है। कौन सा है? सिंधु घाटी। और मेलुहा एक अमीश त्रिपाठी है। कौन है? अमीश त्रिपाठी। लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। कौन है? लेखक अमीश त्रिपाठी। उन्होंने इस पे बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, मेलुहा। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी? मेलुहा। मेलुहा। क्या लिखा है? मेलुहा। मेलुहा लिखा है। क्या लिखा है? मेलुहा। और ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी के लोग हैं
तिल का तेल निर्यात करते थे। किसका? तिल का तेल। आप जानते हैं तिल का ताड़ बनाना तो भारतीयों से सीखे। तिल का ताड़, तिल का ताड़ की जगह पहले तिल का तेल चलता था। तिल का तेल बनाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। आज लोग तिल का ताड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तिल का ताड़ बनाते हैं। 1826 में, ठीक है, 1826 चार्ल्स मैसन महोदय थे। कौन थे? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन। वो मैसन जो चुनाई उनाई करते उनको भी कहते हैं, लेकिन वो चुनाई वाले मैसन नहीं है, ठीक है। अरे जो घर के दीवार उवार बनाते उसे भी तो मैसन नहीं कहते हैं, हाँ, मिस्त्री जो होता है ना, तो ये उसके वो नहीं है, चार्ल्स मैसन नहीं। इसे सबसे पुरानी सभ्यता कहा था। सिंधु घाटी की सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता किसने कहा है? चार्ल्स मैसन। किसने कहा है? चार्ल्स मैसन। और इसकी पहली बार जब मतलब प्राप्ति होती है साक्ष्य की 1856 में कराची से लाहौर के बीच। किसके बीच? कराची से लाहौर के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही, और उस रेल लाइन के लिए पत्थर चाहिए था। तो डलहौजी के शासनकाल में रेल बिछ रही थी, तो डलहौजी ने कहा कि जो पत्थरा पड़ा बजा उठा लिया। तो गए थे पत्थर चुराने के लिए, गए थे पत्थर चुरा के रेल लाइन बिछाना था। और कहते कि हम दया हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। मतलब गए थे कुछ और करने, मिल गया 500 की नोट, तो कह रहे कि हम गए थे 500 रुपए कमाए गए रहे, 500 रुपया कमाने गए थे। तो बर्टन बंधु थे। कौन थे? बर्टन बंधु। कौन थे? बर्टन बंधु थे, जिनका नाम था जेम्स और विलियम। क्या नाम था? जेम्स और विलियम। जेम्स और विलियम। क्या नाम था? जेम्स और विलियम। इन दोनों बंधुओं ने, जैसे आरवी लाइट और विल्वर लाइट ने किसका आविष्कार किया? हवाई जहाज का। किसका आविष्कार किया? हवाई जहाज का। आरवी लाइट और विल्वर लाइट ने किसका आविष्कार किया? हवाई जहाज का। ऐसे दोनों भाई मिलकर कराची से लाहौर के बीच में रेल लाइन बिछा रहे थे, और उस रेल लाइन बिछाने के क्रम में इन्होंने क्या कहा कि हमने हड़प्पा सभ्यता की क्या कर दी है? खोज कर दी। क्या कर दी है? खोज कर दी है। और सबसे पहली बार 1861 में, कब? 1861। ए कनिंघम। कौन थे? ए कनिंघम। कनिंघम महोदय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कौन करते हैं? ए कनिंघम। कौन करते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। और इन्हें ही प्रथम महानिदेशक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? फर्स्ट डायरेक्टर। हाँ, फर्स्ट डायरेक्टर थे ए कनिंघम। कौन थे? ए कनिंघम भारतीय पुरातत्व के पहले निदेशक बनाए जाते हैं, और भारतीय पुरातत्व का पिता इनको कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है? ए कनिंघम। कौन है? ए कनिंघम। और बाद में जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल को 1902 में, कब? 1902 में कर्जन ने, किसने? कर्जन ने मार्शल को क्या बनाया? भारतीय पुरातत्व विभाग का निदेशक बनाया, महानिदेशक बनाया। और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की क्या कराई? खोज कराई। जैसे हड़प्पा मिला 1922 में स्थापित होता है, ठीक है। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने, किसने? राखाल दास बनर्जी ने क्या करवाया? राखाल दास बनर्जी ने किसकी खोज किया था? मोहनजोदड़ो। किसकी? मोहनजोदड़ो की। किसकी खोज किया था? मोहनजोदड़ो की। किसकी खोज किया था? मोहनजोदड़ो की। किसकी खोज किया था? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। आगे देखेंगे, अभी मिल जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? राखाल दास बनर्जी। किसने कराई? राखाल दास बनर्जी। बाद में इसे एक नगरी सभ्यता माना गया, ठीक है। और माना गया कि यह कांस्य युग की शुरुआत है। किसकी शुरुआत है? कांस्य युग की। तो हड़प्पा सभ्यता से कांस्य युग की शुरुआत माना जाता है। किसकी माना जाता है? कांस्य युग की शुरुआत माना जाता है, ठीक है। तो
अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के क्या है, पितामह हैं। पितामह। और धीरे धीरे अलग अलग लोग इसके क्या बनते हैं, निदेशक बनते हैं। अलग अलग इसके लोग क्या बनते हैं, निदेशक बनते हैं। जैसे ये खोजा जा रहा था, ठीक इसी प्रकार से 1921 में 1921 एक व्यक्ति हैं ब्रजवासी लाल, ठीक है, कौन है, ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल। इन्होंने राम मंदिर के साक्ष्य को खोजा था। किसको खोजा था, राम मंदिर के साक्ष्य राम मंदिर के साक्ष्य को खोजा था ब्रजवासी लाल ने। किसने खोजा था, ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल ने, ठीक है। तो ब्रजवासी लाल ने दिल्ली के पुराने किले में 2 बार उत्खनन का कार्य कराया था। दिल्ली के पुराने किले में कितने बार कराया था, 2 बार, ठीक है। ताम्रपाषाण युग जो होता है वो पत्थर और तांबे के युग को होते हैं ताम्रपाषाण युग। क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण युग। तांबा जो कांसा है, कांसा जो है टीन और तांबा को मिला के बनाते हैं कांसा। क्या बनाते हैं, कांसा, टीन और तांबा। तांबा को मिला के क्या बनाते हैं, कांसा बनाते हैं, कांस्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कांस्य बनाते हैं। और कार्बन डेटिंग के अनुसार पृथ्वी की आयु के बारे में पता करते हैं, लेकिन पृथ्वी की आयु कार्बन डेटिंग नहीं बता पाती है। उसके लिए क्या करते हैं, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं प्रयोग, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके काल के बारे में जो इतिहासकार है उनका एक मत नहीं है, एक मत नहीं है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है और हम लोग भी इसे अलग अलग मान के चलेंगे, ठीक है। तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच, 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच एक फेयर सर्विस है। कौन है, फेयर सर्विस। इनका नाम फेयर सर्विस भले, लेकिन इनकी सर्विस फेयर नहीं रहती है। इनका नाम फेयर सर्विस है, लेकिन फेयर इनकी सर्विस नहीं रहती है। इन्होंने माना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है 2000 से लेकर 1500 ईस्वी के बीच में, किसने है, 2000 से 1500 ईसा पूर्व। एक मार्टिमर व्हीलर है। कौन है, व्हीलर। तो ये मानते हैं 2500 से लेकर 1750 तक है, ठीक है, नहीं 1500 ईसा पूर्व तक है। कौन है, मार्टिमर। कौन है, मार्टिमर, ठीक है, मार्टिमर, ठीक। लेकिन अभी तक किसी ने भी सही जो निर्देशन है, सही जो काल है उसका निर्धारण नहीं कर पाया। तो जो भी है, जैसा भी है, ये पूछा भी बहुत कम है, इसलिए इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज 1921 में हुई, ये बता ही दिया। सिंधु घाटी नदी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी नदी के किनारे आसपास की जो सभ्यता विकसित हुई उसे सिंधु नदी सभ्यता बोला गया। क्या बोला गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ, इंडस वैली सिंधु घाटी। बाद में सरस्वती नदी के किनारे भी इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता। बाद में तांबा मिल जाता है, इसे बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता। क्या कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता। और कांसा मिल जाता तो कहते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। जौन जौन मिला जिसको, उसने वही सभ्यता का क्या किया, नाम दे दिया, वही सभ्यता का क्या कर दिया, नाम कर दिया। और भारत में नगरों की उत्पत्ति इसी काल में होती है। भारत में नगरों की उत्पत्ति क्या होती है, इसी काल में। और इसको कहते हैं प्रथम नगरीय क्रांति। क्या कहते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति। भारत में 3 नगरीय क्रांतियां हुई। कितनी, 3। एक प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो जो प्रथम नगरीय क्रांति थी वो सिंधु घाटी क्षेत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी, सिंधु घाटी। किस क्षेत्र में, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी क्षेत्र में हुई थी। जो द्वितीय नगरीय क्रांति है, जो महाजनपद हम लोगों ने अभी पढ़ा, कौन सा, महाजनपद, 16 महाजनपद। कितने हैं, 16, जिसमें से 8 यूपी से हैं, 3 कहाँ से हैं, बिहार, 3 बिहार से, 8 यूपी से, 3 बिहार से, 1 पाकिस्तान से, हाँ, 1 पाकिस्तान से, 1 जम्मू कश्मीर से, 1 जम्मू कश्मीर से, और 1 मध्य प्रदेश से, हाँ, और 1 राजस्थान से है, ठीक। तो सिंधु नदी घाटी के आसपास जो सभ्यता विकसित हुई है कांस्य युगीन थी। कैसी थी, कांस्य युगीन, जो कि कांसा मिल गया था। क्या मिला था, कांस। और किससे मिला था, टीन और कॉपर, तांबे से। किससे मिला था, टीन और कॉपर। किससे मिला है, टीन और कॉपर। और यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी, वस्तु विनिमय, मतलब बार्टर सिस्टम। हाँ, वस्तु विनिमय का मतलब था कि हम पानी चाहिए तो हम गिलास देंगे और उसमें दूध देंगे तो हमें पानी देंगे।
इस तरह से, मतलब हम कोई वस्तु देंगे तो हमें क्या करेंगे, उसके बदले में वस्तु मिलेगी। वस्तु मिलेगी। इसे बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली यानी एक वस्तु के सामान के बदले दूसरा वस्तु दिया जाए। ठीक है, एक वस्तु के बदले क्या दिया जाए, दूसरा वस्तु। यानी हमें पानी चाहिए, उनको क्या चाहिए, दूध। दूध चाहिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली तभी सक्सेस होती है जब दोनों को एक दूसरे की वस्तुओं की क्या होती है, जरूरत होती है। क्या हो, कोई सब्जी उगाता है, कोई अनाज, तो किसी को अनाज चाहिए, किसी को सब्जी चाहिए। अब आपको जैसे हमने बताया कि मान लो हमारे घर गाय है लेकिन नदी नहीं है, और किसी पर नदी है उसके घर गाय नहीं है, हम उसको गाय का दूध देंगे और हमें पानी देगा। हम उसे गाय का दूध देंगे और पानी देगा, और दूध पानी का रेट क्या हो गया, बराबर। दूध पानी का रेट क्या हो गया, बराबर। आजकल जानबे करते हो दूध में पानी कितना मिल जाएगा कोई भरोसा है नहीं। हम तो देखे हैं अभी एक दिन वहां दूध वाला आया लेके दूध, और बर्फ खरीद के दूध में डाल रहा है। इतना बड़ा धोखा। हमने कहा यार गजब की कहानी है, दूध में बर्फ, और बर्फ धीरे धीरे पिघलेगा, दूध फटेगा नहीं, दूध फटेगा भी नहीं, पानी भी बढ़ गया, पानी भी बढ़ गया। हमने कहा बढ़ गई, दूध की मात्रा भी बढ़ गई, और बर्फ मुश्किल से 10 रुपए डाला होगा, और 3 लीटर 4 लीटर दूध बढ़ा लिया। ठीक है, तो मार्केट का दूध खरीदते समय ये भी ध्यान रखें कि वो बर्फ का दूध है, और बर्फ कैसे बना है पता नहीं, कौन लात से कचर के पानी डाला गया था, कुछ से बना गया। हाँ, कोई भरोसा तो है नहीं भाई, उस बर्फ में क्या डाल दिया गया। तो जिस दूध को हम शुद्ध मान के, मिठाई मान के माता जी को चढ़ा देते हैं, भगवान जी को चढ़ा देते हैं, कहते हैं कि इसको छूइएगा मत। वो बर्फ डाला, बर्फ में तो नमक डालते हैं कि जल्दी वो पिघले ना। बर्फ में नमक भी पड़ा हुआ है बहुत सही, वो कहानी। जो बर्फ बेचते हैं वो तो नमक डाल के बर्फ को मतलब जमाते हैं कि जल्दी पिघले। मतलब जो दूध खरीदने वाला है वो खरीदना चाहिए। अब दूध पीने लायक नहीं है, गाय पाली जाए। अब गाय ही पाल ली जाए, एक ठो खुद पिया जाए, दूसरों को भी पिलाया जाए बर्फ वाला पानी। ठीक है, जो महाजनपद काल है ये लौह युगीन है। कैसा है, लौह युगीन, लौह युग है। कैसा है, लौह युग। चूंकि ऐसा प्रमाणित माना जाता है कि एटा के अतरंजी खेड़ा से, एटा के अतरंजी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य मिला, एटा के अतरंजी खेड़ा में। ऐसा इतिहास में है। लेकिन अभी जो नवीनतम साक्ष्य मिल रहे हैं, ऐसा माना जाए कि तमिलनाडु में 1300 से 1400 साल पुराना लोहा मिल गया। तो जो भी है लोहा तो मिल ही चुका था। तो महाजनपद काल में कौन सा युग हो जाएगा, लोहे का युग। कौन सा युग हो जाएगा, लोहे का। जब लोहा बन गया तो जाहिर सी बात है मुद्रा बन जाएगी। अब यहाँ पर कौन सी प्रणाली आ गई, मुद्रा विनिमय, विनिमय प्रणाली। कौन सा, मुद्रा विनिमय। यानी अब पैसा दोगे तब पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा फेंक तमाशा देख। तो पैसा फेंका गया, तमाशा देखा गया। 2 रुपए में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं। मोबाइल का रिचार्ज नहीं चलेगा। पैसे की बात कर रहे हैं, रुपया छोड़ दो। अगर मोबाइल में पैसा नहीं है तो मोबाइल का नेटवर्क नहीं चलेगा। और मोबाइल का रिचार्ज इतना महंगा, 299 रुपए का महीना, और भी 1 GB, 1.5 GB, 1 GB 1.5 GB। लूट का धंधा है, क्या करेंगे, धंधा है, धंधा है पर अच्छा है। उसके बाद मुद्रा विनिमय प्रणाली आता है। फिर तृतीय नगरी क्रांति होती है दिल्ली सल्तनत के दौरान। किसके दौरान, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में गोपितो सैलो यानी गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी 5 वंश आते हैं। कितने वंश आते हैं, 5 वंश। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। और मान लेते हैं कि किसी का खास का फोन नंबर था 84 30 94 36 76। क्या था, गु खी तु सै लो। और नंबर क्या है, 84 30 94 36 76। गुलाम वंश ने 84 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक, 84 वर्ष तक। खिलजी ने किया 30 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 30 वर्ष तक। तुगलक ने किया 94 वर्ष। किसने किया, तुगलक ने कितने किया, 94। और 36 सालों तक किया सैयदों ने। किसने किया, सैयद। और लोदियों ने किया 76 साल तक। कितने, 76। दिल्ली सल्तनत का कुल कार्य है 320 साल। कितना है,
320 साल का। कितने साल का है? 320। तो इसमें सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा कौन है? शासन वंश कौन सा है? तुगलक वंश। तुगलक है। कौन है? तुगलक। सबसे कम कौन है? सबसे कम है खिलजी। सबसे कम कौन है? खिलजी। सबसे पहले कौन करता है? गुलाम। वंश। सबसे अंतिम में कौन करता है? लोधी। सबसे अंतिम में कौन करता है? लोधी। और लोधी वंश का पहला शासक था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल। लेकिन वो बकलोल नहीं था, नाम उसका बहलोल था लेकिन बकलोल नहीं था। और उसके बाद उसका लड़का होता है सिकंदर लोधी। कौन होता है? सिकंदर लोधी। उसी के खानदान से होता है, उसका लड़का नहीं था, सिकंदर लोधी। कौन है? सिकंदर और लोधी। सिकंदर लोधी के बाद बैठता है इब्राहिम लोधी। कौन बैठता है? इब्राहिम लोधी। गुलाम वंश में शासक आता है सबसे पहले कौन? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलामों का गुलाम कहते हैं इल्तुतमिश को। किसको कहते हैं? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को। ठीक है, गुलामों का गुलाम कैसे कहते हैं? इल्तुतमिश। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान 1000 दिनारी था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसके नाम उसका रखा गया 1000 दिनारी। और वो था हिजड़ा। क्या था? हिजड़ा। मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। गुजरात विजय के दौरान खरीदा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी। किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी। तो दासों की जो महिमा है, दासों की जो स्थिति है दिल्ली सल्तनत काल के दौरान बड़ी अच्छी थी। जो दास था कभी राजा बन जाएगा कोई पता नहीं, जो दास था वो कभी राजा बन जाएगा। तो गुखितो सैलो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान में आता है और ये यमुना नदी घाटी के किनारे है। किस नदी के किनारे? यमुना। दिल्ली में यमुना नदी है, महाजनपद गंगा नदी के किनारे हो गया और ये सिंधु नदी के किनारे हो गया। किसके? सिंधु नदी। तो यह जो धातु युग है दिल्ली सल्तनत में, कौन सा युग है? धातु युग। मतलब अभी खाली लोहा नहीं है, कांसा नहीं है, यहाँ पे मार धातु है। धातु धातु मार धातु 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 ही है। धात हिंदा धमक धमक धात हिंदा धमक धात हिंदा धमक धमक। और यहाँ पर अब आ जाता है बाजार विनिमय प्रणाली। कौन सा प्रणाली आता है? बाजार विनिमय। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति पूरी दुनिया में क्या है? प्रचलित है। ठीक है, प्रसिद्ध है, प्रचलित है जान। ठीक है, तो बाजार विनिमय प्रणाली आ जाता है किसमें? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान। यानी 3 नगरीय क्रांतियां होती हैं। कितनी नगरीय क्रांतियां होती हैं? 3। कितनी नगरीय क्रांतियां होती हैं? 3। कितनी नगरीय क्रांतियां होती हैं? 3। और गार्डन चाइल्ड महोदय हैं, गार्डन चाइल्ड महोदय ने पहली बार जो है नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग किया हुआ है। अर्बन, क्या बोलते हैं उसको? अर्बन रेवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्बन रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? अर्बन रेवोल्यूशन। ठीक। अब कुछ सभ्यताएं हैं। क्या है? सभ्यताएं। कुछ सभ्यताएं हैं विश्व की, इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कहाँ पे था और कब था। कौन कहाँ पे था और कब था। कब था। कौन कहाँ पे था और कब था। कब। ठीक है, तो सबसे पहले विश्व की जो प्राचीन सभ्यता आती है, एक आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी आती है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। पोटामिया। मीसोपोटामिया। कौन है? मेसोपोटामिया। मीसो ऑनलाइन खरीदारी वाला नहीं है मीसो। और पोटा नाक बहने वाला पोटा नहीं है। और मिया का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा दादू मिया। ठीक है, दादू मिया। तो मीसोपोटामिया, मीसोपोटामिया ये 6500 बीसी के आसपास की है। कब पे है? 6500 बीसी। 6500 बीसी से लेके 539 बीसी के आसपास तक का मानव था इसका कार्यकाल। और ये कहाँ पे था? मिस्र, ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की। तुर्की। कहाँ पे था? इराक, सीरिया और तुर्की। तुर्की में। कहाँ पे था? इराक, सीरिया, तुर्की। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आती है। कौन सी आती है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका जो कार्यकाल है वो अलग लोगों ने अलग बताया, लेकिन हम 2600 से लेके 1900 बीसी के आसपास मान लेते हैं। कहां तक? 2600 से लेके कब तक? 1900 बीसी तक। कब तक? 1900। और इसमें पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान और फिर भारत, इतने जगहों पे ये फैला है। ठीक, उसके बाद आती है मिस्र की सभ्यता। किसकी सभ्यता आती है? मिस्र। किसकी सभ्यता आती है? मिस्र की सभ्यता आती है। और मिस्र और नील नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, किसके क्षेत्र में? मिस्र और नील नदी के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, और इसका जो शासनकाल है 2150 से लेकर 3150 बीसी से लेकर
30 BC तक माना जाता है। कब तक? 30 BC तक। फिर उसके बाद आती है यूनानी सभ्यता। कौन सी आती है? यूनानी सभ्यता। ये कहाँ पर है? यूनान में है। कहाँ पर है? यूनान। सबका ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, कौन सा हो गया? यूनानी सभ्यता। कौन सा आ गया? यूनानी। फिर फारसी सभ्यता आती है। कौन सी आती है? फारसी। कौन सी आती है? फारसी सभ्यता। कौन सी आती है? फारसी आती है। ये चलती है ग्रीस में। कहाँ पे चलती है? नहीं, ईरान में। फारसी सभ्यता कहाँ पर है? ईरान में। कहाँ पर है? ईरान में। कहाँ पर है? ईरान। रोमन सभ्यता रोम में है। रोमन सभ्यता कहाँ पर है? रोम में। माया सभ्यता। कौन सी सभ्यता? माया। जो माया सभ्यता है वो है मैक्सिको और होंडुरास में। कहाँ पर है? मैक्सिको और होंडुरास। मैक्सिको और होंडुरास। उसके बाद एक आता है एजटेक। क्या आता है? एजटेक। ये आया हुआ है पीसीएस में, शायद 2021 में था। माया, मुइया, एजटेक और इनका। हाँ। तो ठीक है, कहाँ पर है? ये मैक्सिको में है। कहाँ पर है? मैक्सिको। कहाँ पर है? मैक्सिको में। ठीक है, एजटेक सभ्यता। और एक है इंका। कौन सा है? इंका। ये है इक्वाडोर में। पेरू और चिली। इक्वाडोर, पेरू और चिली। कहाँ तक है? चिली। यहाँ तक पहले रट के आना। फिर आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। किसका पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ठीक है, चलो। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि। चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि आप जीआईसी का एग्जाम इतिहास विषय से देना चाहते हैं तो, यदि आप एलटी ग्रेड का एग्जाम सामाजिक विषय से देना चाहते हैं तो, या फिर पीईटी का एग्जाम देने जाने वाले हैं, एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, या एनटीपीसी का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, सभी में ये आपके काम आने वाला है। तो विलंब ना करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। और अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो का हर मैदान फतेह।